नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में ग्रामीण परिवेश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, पेट वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो इस चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और एक ही लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे जितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके इतिहास से लेकर कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, सबको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से होता है, पृष्ठभूमि क्या है उसको जानेंगे। तो रिपन प्रस्ताव से शुरुआत होता है। तो रिपन प्रस्ताव 1882 में आया था। तो देखिए उसमें क्या कहा गया था कि रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नगरीय संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत और नगर पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, देखिए यहीं से इसका शुरुआत हुआ। रिपन प्रस्ताव 1882। अगर ये पूछ देगा इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो ये रिपन प्रस्ताव 1882। अब उसके बाद देखिए 1882 के बाद आ जाइए 1900 में। और 1900 में 1919 का अधिनियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम में विधि बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायकों को सौंप दी गई। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप 1920 से 1930 के मध्य, अब देखिए मध्य है तो मध्य से म से मद्रास, फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, असम, पंजाब, 5 जगह हैं। मद्रास एकदम नीचे, फिर उसके बाद बिहार और बंगाल एक साइड एकदम, फिर उसके बाद पूरब साइड चले जाएंगे तो आसाम, और उसके बाद उत्तर साइड चले जाएंगे तो पंजाब में पंचायतों की स्थापना संबंधी कानून बनाएंगे। अब उसके बाद जो बने, तो अब देखिए उसके अनुसार ये वर्तमान का डाटा है कि वर्तमान में हमारे देश में 2,51,000 क्या हैं, पंचायतें हैं, जिसमें से 2.39 लाख ग्राम पंचायत है। और उसके बाद जितना भी शहर है वो तो शहर से रिलेटेड नगरीय पंचायत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख समितियां, तो अलग अलग समिति बनाएगी। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति 1957। देखिए कैसे याद करेंगे, जिसके पास बल रहेगा वो क्या रहेगा, आगे रहेगा, मतलब सबसे पहले रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर पर कौन आया, बल से बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थी। मतलब भारत सरकार ने देखा कि हम लोग ग्रामीण में कोई भी योजना लागू कर रहे हैं तो उसका सुचारू रूप से काम जो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो उसी को देखने के लिए हम लोग क्या किए, एक समिति गठित कर दिया सरकार ने, और वही जो बलवंत राय मेहता समिति थी। तो ये समिति गठन की और देखी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं, कार्यप्रणाली की सफलता में क्या क्या चीज़ बाधक है, उसको लेकर बलवंत राय मेहता समिति 1957 आया। अब देखिए इसमें क्या था कि पंचायतों को 3 स्तरीय संरचना होनी चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत कब, ग्राम स्तर पर, फिर उसके बाद मध्यवर्ती स्तर पे क्या होता है, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति। जैसे ये ब्लॉक पंचायत क्या होता है कि बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, तो इसी तरह ब्लॉक पंचायत। फिर उसके बाद इससे ऊपर क्या होता है, 3rd नंबर पे जिला परिषद, या ये क्या होता है, पंचायती राज का ये उच्चतम स्तर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन्होंने सुझाव दिया, और उसके बाद सरकार ने क्या किया। तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय पंचायती का उद्घाटन किया गया। देखिए सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर
1959 को। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के नागौर ज़िले में। फिर उसके बाद देखिए 2 अक्टूबर को ये हुआ। अब उसके बाद 11 अक्टूबर को क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के महबूब ज़िले में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। और उसके बाद 1960 में तमिलनाडु के तमिलनाडु में, फिर उसके बाद कर्नाटक, असम में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में। देखिए अब इसके 20 साल बाद ये यहाँ पे क्या है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, और जस्ट इसके 20 साल बाद 1977 अशोक मेहता समिति। ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे याद करते हैं कि बल लगेगा, हम क्या कहें कि बलवंत, सबसे पहले बल लगेगा तो वो आगे रहेगा, तो बल लगेगा तो क्या होगा, आगे रहेगा। अ से आगे, अ से अशोक, सबसे पहले बल आएगा, फिर उसके बाद अशोक आएगा। और अशोक मेहता समिति उसके 20 साल बाद आता है, मतलब कि ये 1957 में आता है बलवंत राय मेहता समिति, तो 1977 में आता है। अब देखिए इसमें क्या है कि यह 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को, बल में जो कमी हुआ बलवंत राय मेहता समिति में, उसको लेकर ये अपना कमिटी गठित किया गया। तो वही कमियों को दूर करने के लिए किया गया। इसमें निम्नलिखित अनुशंसा है, जैसे कि पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो। अब ये अशोक मेहता समिति क्या कर रहा है, 3 हो गया बलवंत में, फिर ये क्या कर रहा है कि 2 स्तर हो। और देखिए 2 स्तरीय ऐसे भी याद करें कि दूसरे नंबर पे आया अशोक मेहता समिति 1977 में। तो ये अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक हैं। 1977 7 2 बार है, तो इसका समिति क्या है, ये संरचना क्या होगा पंचायतों का, 2 स्तरीय होगा, क्योंकि सेम नंबर 2 बार आया है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो वही पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो, जिसमें प्रथम स्तर पे मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो, द्वितीय स्तर पे जिला परिषद। इन्होंने ये कहा कि अब छोटे छोटे गाँव को ग्राम पंचायत मत बनाइए। क्या है कि 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक मंडल पंचायत बना दीजिए, फिर उसके बाद उसका उससे ऊपर जिला को हेड बना दीजिए। तो इन्होंने कहा 2 स्तरीय। फिर उसके बाद न्याय पंचायत का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान और भी सारे जितने वर्ग रहते थे, आपसी झगड़े, इसको दूर करने के लिए क्या हुआ, न्याय पंचायत का गठन किया गया। फिर इन्होंने ये कहा कि जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष हो, 5 वर्ष का नहीं हो। अब देखिए ये द्विस्तरीय है, और द्विस्तरीय 2 दूना के 4, तो इसका कार्यकाल कितना हो गया, 4 वर्ष। फिर उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था हो। और उसके बाद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये हम जितने सारे पॉइंट हैं सब मुख्य पॉइंट बस लिखे हैं, और भी बहुत ज़्यादा इसे बुक में दिया था, लेकिन हम कहें कि जो मेन पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आता है उसको हम लोग बस डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, PVK राव समिति 1985। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, PVK, तो भी को साइलेंट कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, PK। और अगर कोई PK मतलब कि अगर कोई ज़्यादा पिएगा, ड्रिंक करेगा, जिसे गरीब मजदूर जो होते हैं वो काम करते हैं डेली 300-400 का, लेकिन उन लोग को डेली क्या चाहिए, रम चाहिए, दारू चाहिए। तो वही अगर 300-400 का डेली काम कर रहे हैं और डेली आप लोग पिएंगे, PK से पिएंगे, तो क्या होगा, आप लोग और निर्धन हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ना है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य
निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, निर्धनता आ गया तो ये पूछ सकता है, एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। इन्होंने अलग अलग सुझाव दिया। अब देखिए, अशोक मेहता समिति में 4 वर्ष था। अब PV राव समिति 1985 में किया था 5 वर्ष। फिर उसके बाद पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब देखिए, अशोक मेहता समिति में भी कहा गया था वित्त आयोग का गठन, और उसके बाद PV 1885 वाले में भी क्या कहा जा रहा है कि वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद LM सिंधवी समिति, ये कब है? 1986। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए PV के है ना, के बाद ABCD में क्या आएगा? एल, तो वही LM सिंधवी समिति ऐसे करके आता। तो देखिए यहाँ पे ये 1985 है, तो ये कब है? 1986। अब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ये बात और किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने। ठीक। फिर उसके बाद ग्रामीण न्याय पंचायतों को उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे, जो पंचायतों हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करा सके। जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि हर स्टेट को वित्त आयोग का गठन कर दिया जाए, ताकि स्टेट लेवल पे भी क्या हो कि ग्रामीण क्षेत्र या और ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी बाधाएं हो उनको दूर किया जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे LM सिंधवी समिति था, उसके पहले PK था। अच्छा देखिए, PV के बाद क्या है? IJKLM सिंधवी समिति 1986। अब उसके बाद देखिए, फिर आ गया क्या? PK थुंगन समिति 1988। ये 86 था, एक साल गैप देखिए 1988 में। देखिए इन्होंने क्या कहा कि वर्ष 1988 में थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का सीधा संबंध संघ सरकार से होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में पंचायतों का सीधा संबंध किससे होना चाहिए? संघ सरकार, मतलब कि केंद्र से होना चाहिए। समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। इन्होंने राज्य को पंचायती व्यवस्था को राज्य का विषय नहीं माना। इन्होंने कहा कि केंद्र का ये विषय है। और समिति की सिफारिशें क्या क्या थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित किया जाए। और फिर उसके बाद पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, इसको संविधान में कब शामिल किया गया उससे रिलेटेड है। तो 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार एवं सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा LM सिंधवी समिति और थुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर लिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसको क्या कर लिया गया? अस्वीकार कर लिया गया। और जब राज्यसभा द्वारा अस्वीकार हो गया तो क्या हुआ? ये समाप्त हो गया। फिर उसके बाद
वर्ष देखिए ये कब हुआ 1989। अब 3 साल बाद वर्ष 1992 में पंचायती संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर लिया गया। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में क्या हुआ, लागू हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब उसके बारे में पूरा ये कुछ पॉइंट है, इन सबको याद करेंगे। तो देखिए ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था। 1992 में तो वो विधेयक लेकर आए थे, लेकिन 24 अप्रैल 1993 क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो अधिनियम आया था 1992, उसमें क्या क्या बिंदु थे उन सबको अध्ययन करेंगे। तो प्रावधानों के अनुरूप ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। ठीक। फिर पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। जो पंचायत के जैसे गांव में क्या होता है ग्राम प्रधान, तो उसको क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, उस अनुसार भरा जाएगा। फिर ब्लॉक पे क्या होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनको भी चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरा जाएगा, उसी से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 243D अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। फिर उसके बाद प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होगा। जहाँ जितने ज़्यादा आबादी रहेगा वहाँ पे पंचायतों के सीटों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या आरक्षित सीटों के कितना होगा, 1/3 से कम नहीं होगा। अगर 100 सीट है तो उसमें से 33 सीट क्या होगा, महिलाओं के लिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, उसी को हम सेटअप करके चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। तो राज्य विधान मंडल के पास विधायी शक्तियाँ हैं, जिसका उपयोग कर वे पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब उसके बाद पंचायत वित्त आयोग संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं पंचायतों की संरचना। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत। किसी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है। ये नहीं कि कोई स्थान है वहाँ पे 100-150 आदमी हैं, उसको आप एक गाँव में घोषित कर दें। तो मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 200। फिर उसके बाद किसी ग्राम या किसी ग्राम समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा स्थापित की जाती है। तो ये जो ग्राम सभा होती है ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है, राज्य सरकार द्वारा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 243B अनुच्छेद, इसमें जानेंगे क्या क्या है। तो इसमें क्या लिखा है कि ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूहों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर
बनी संस्था है। अनुच्छेद 243 ये कहता है। और ग्राम सभा की शक्तियों और दायित्वों को अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है। शक्ति को किस में दिया गया है? ए में, 243 ए में। और उसके बाद पंचायतों का चुनाव करने, मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों, इस सब से रिलेटेड जो है अनुच्छेद 243 बी में। अब देखिए उद्देश्य पढ़ेंगे। तो ग्राम सभा के आयोजन का उद्देश्य ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना है ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा बना रहे थे, इसका उद्देश्य क्या है? तो वही लिखा है कि ग्राम सभा के आयोजन का उद्देश्य ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकार और शक्तियों से अवगत कराना है। अलग अलग कोई योजना है तो उस योजना को बताना है कि देखिए सरकार ने आपके लिए ये योजना लेकर आई है, ये सब। फिर उसके बाद विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोग भाग ले सकें इसमें। और साथ ही ग्राम स्तर पर जन विकास के कार्यों और उनकी साथ ही ग्राम स्तर पर जन विकास के कार्यों और रख रखाव की योजना बनाने का कार्य किया जा सके। फिर उसके बाद ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय, भाईचारा, जाति आधारित भेदभाव के संबंध, सामाजिक न्याय, झगड़ों का निपटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे शामिल किए जा सकें। देखिए ये सारे मुद्दे हैं, इन वजह से क्या होता है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए, इसमें सुधार हो तो ग्रामीण परिवेश भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसी को लेकर बताएगा। अब उसके बाद 73वें संविधान संशोधन की ज़मीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई जिसके प्रति पंचायत जवाबदेह हो। फिर उसके बाद एक ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बार बैठक आवश्यक है, परंतु यह न्यूनतम है। अधिकतर कितना बार भी बैठक हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 बार क्या होता है कि बैठक होता है, और ये आवश्यक है। फिर उसके बाद ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा अपनी बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक तथा उनका पिछले ऑडिट की टिप्पणी तथा उसका परिपालन करना। पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए विकास कार्यों, पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए विकास कार्यों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो कार्य किए जाने हैं उनकी रिपोर्ट देना। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है, जिसे कुछ लोग को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाएगा। तो 1000 की आबादी पर गाँव के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। फिर उसके बाद पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थापना होती है तथा प्रधान या 2 से 3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन घोषित किया जा सकता है। मतलब कि एक प्रधान रहेगा और 2 पंचायत समिति के सदस्य रहेंगे। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी की ग्राम पंचायत में क्या होगा, 9 सदस्य होंगे। फिर उसके बाद 2000 की आबादी रहेगा तो 11 सदस्य होंगे। 3000 की आबादी तो 13 सदस्य। उसी तरह 3000 से जब अधिक आबादी रहेगा तो 15 सदस्य होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन। तो सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितना है, 21 वर्ष है। अगर आप प्रधान जी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 21 साल
होना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्राम पंचायतों के कार्य एवं सहयोग कर्मी गण। तो सबसे पहले इसके क्या क्या कार्य हैं, तो ग्रामीण पेयजल योजना है। जैसे कितने भी गांव में आज भी देखेंगे, राजस्थान के गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो वही ग्रामीण पेयजल योजना है। ग्रामीण उन्मूलन योजना है। फिर उसके बाद मिड डे मील, ये जो स्कूल में बनता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसमें पशुपालन। ग्राम स्तर पर युवा कल्याण संबंधी कार्यक्रम, मतलब युवाओं को क्या हो, रोजगार मिले। फिर उसके बाद छात्रवृत्ति योग का वितरण, जन वितरण प्रणाली, मतलब कि देखते हैं कि कक्षा 8 में, 10 में, 12 में ग्रेजुएशन करें तो आपको क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, तो उसको लेकर बताया गया। फिर उसके बाद ग्रामीण आवास भूमि सुधार की निगम की परियोजना है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सत्यापन, कृषि बीज भंडारों का रख रखाव। तो ये सब क्या है, ग्राम पंचायतों के कार्य एवं सहयोगी कर्मीगण के कार्य ये सब है। इसमें कर्मी कौन कौन होंगे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, या फिर उसके बाद पंचायत सचिव। आगे बढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत की समितियां एवं उनके कार्य। तो ये समितियां कौन कौन सी है, नियोजन एवं विकास समिति। फिर उसके बाद सीमित निर्माण कार्य समिति, और लास्ट है शिक्षा समिति। और उसके बाद प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और लास्ट है जल प्रबंधन समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, तो भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 50% तक क्या होगा, पंचायत कर लेगा। फिर उसके बाद गांव में जो मेले लगते हैं उनसे जो क्या होगा, इनकम प्राप्त होगा। फिर पशुओं और वाहनों आदि पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, जैसे कुछ लोग मछली पालन करते हैं उससे रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र पंचायत का गठन। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले को क्या करता है, खंडों में बांटता है। खंडों की सीमाओं का निर्धारण भी राज्य सरकार ही तय करता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक विकासखंड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत की निर्वाचित सदस्य विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में, ग्राम प्रधान लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य, जिनकी निर्वाचित क्षेत्र में विकासखंड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत में आरक्षण, तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। जैसे अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में से अधिक 21% होगा। इसी प्रकार पिछड़ी जाति ओबीसी के लिए 27%, और बाकी के पदों पर क्या होगा, कोई आरक्षण नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग यानी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें उपलब्ध है उसमें से 1/3 भाग उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र में अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित क्षेत्र होगा, जो अगले चुनाव में वह अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उनके सदस्यों का चुनाव एवं कार्यकाल। तो क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक से 5 साल तक होता है। अब उसके बाद जिला पंचायत में आ जाते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा। जिला पंचायत के चुनाव के लिए
जिला पंचायत के छोटे छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जिसकी आबादी 50,000 होगी। और प्रत्याशी की उम्र का हो 21 साल से कम ना हो। जिला पंचायत में चुने गए सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत में आरक्षण तो ओबीसी एससी के लोगों के लिए जैसे क्षेत्र पंचायत में था उसी तरह यहाँ पे भी है कि अनुसूचित जाति के पदों पर आरक्षण हेतु कुल सीटों में से 21% तक होगा और ओबीसी के लिए कितना होगा 27%। अब उसके बाद जिला पंचायत की बैठक है। तो जिला पंचायत की बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार जरूरी होगी। जिला पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है। जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, फिर उसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फिर उसके बाद विद्युत विभाग, जल विद्युत केंद्र और जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी। दोस्तों ये मेरा चैनल, ये मेरा लेक्चर था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ में आया और इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए ताकि बढ़िया से आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए। और दोस्तों भैया लोग प्लीज़ मेरा चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।